NCERT क्लास 9 चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, ये केमिस्ट्री वाला पार्ट है। हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर का नेम है हमारे आसपास के पदार्थ। टॉपिक पहला क्या है हमारा? पदार्थ का स्वरूप। पदार्थ का स्वरूप कैसा होता है? नेचर ऑफ मैटर। तो सबसे पहले समझते हैं कि पदार्थ होता क्या है। तो वैसा कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान जिसमें होगा और जिसमें आयतन होगा। द्रव्यमान मतलब वो भारी होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ वेट होना चाहिए, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हो वेट कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। और आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब वो कुछ ना कुछ स्थान घेरता है। तो अगर ये दोनों चीज़ है तभी इसको पदार्थ बोलेंगे। यानी आप डेफिनेशन देखिए, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान मास होता है और जो स्थान यानी आयतन लेती है, स्थान घेरती है, उसे ही पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, हवा, पानी, पत्थर, बादल, तारे, ये सारे या आसपास के जो भी आपके रूम में, आप कहीं भी हों, लाइब्रेरी में, रूम में, स्कूल में, कोचिंग में, तो आप देखेंगे कि आसपास जो भी चीज़ दिखाई देती है वो पदार्थ ही होता है। तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ मास होता है, द्रव्यमान होता है और कुछ ना कुछ आयतन होता है। जिस चीज़ में आयतन और द्रव्यमान नहीं होगा वो पदार्थ नहीं जाने जाएंगे। जैसे स्नेह, विचार, हम कुछ भी सोचते हैं वो जगह थोड़ी लेता है, हमारे मन में कितने विचार हैं या आपके मन में कितना विचार है या स्नेह कितना ज़्यादा है, ये द्रव्यमान नहीं लेता है और ना ही स्थान लेता है। ना द्रव्यमान होता है उसमें, ना ही स्थान होता है, इसलिए इनको पदार्थ नहीं कहते हैं। गंध है, जैसे भावनाएं, संवेदन, ये सब कुछ नहीं है। द्रव्यमान मतलब वस्तु नहीं है, अपने में फीलिंग्स तो है लेकिन वो मास उसमें नहीं होगा और आयतन नहीं होगा। तो स्नेह, विचार, गंध, ये सारे जो हैं, चूँकि इनमें द्रव्यमान नहीं होता, स्थान भी नहीं होता, लेते हैं स्थान भी नहीं लेते हैं, इसीलिए इनको पदार्थ नहीं कह सकते हैं। तो द्रव्यमान और आयतन नहीं होता है तो पदार्थ नहीं कहलाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा, पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होगा। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप यानी वो देखने में कैसे होंगे। भौतिक का मतलब है बाहरी से बनावट कैसा होता है। जब हम रासायनिक स्वरूप बात करेंगे तब वो अंदर से कैसा होगा, किस केमिकल से बना होगा, ये सब देखेंगे। यानी भौतिक मतलब बाहरी का देखना, बाहर से देखना। कणों से निर्मित होता है और कणों का आकार कैसा होगा वो देखेंगे। तो कणों से निर्मित है यानी पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और कणों का आकार कैसा होगा, तो ये कण इतने छोटे होंगे कि इनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अणु लेवल के ये कण हैं, बहुत छोटे होते हैं जिनको आप देख भी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पदार्थ के कणों का अभिलक्षण। पदार्थ के कण का अभिलक्षण क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा पार्टिकल ऑफ मैटर का। तो कणों के बीच रिक्त स्थान होगा। दूसरा है, कण निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरा है कि कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं पहले। तो कणों के बीच स्थान होता है यानी स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, जो भी बात कर रहे थे, पार्टिकल्स बहुत छोटा छोटा होता है, उनके बीच स्थान भी होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच हमेशा रिक्त स्थान होगा, ये हमें याद रखना है। इसको समझने के लिए बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है कि जल में जब हम चीनी घोलते हैं या नमक घोलते हैं तो जल में स्थान था तब तो वो जाके विलीन हो गया। यानी अगर वो घुल गया है जल में, इसका मतलब रिक्त स्थान था तब तो वो रिक्त स्थान में जाके चीनी या नमक समा गया है, जो अब हमें नहीं दिखाई दे रहा है। पानी में रिक्त स्थान होने के कारण ही ऐसा होता है। इसी तरह हमको पता चलता है कि हर चीज़ जो हमारे आसपास दिखती है, पदार्थ में कणों के बीच स्थान होते हैं। दूसरा टॉपिक है, दूसरा पार्ट है इसका, कण निरंतर गतिशील रहते हैं। जो पदार्थ में जो वो कण दिखता है, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। तो निरंतर गतिशील होते हैं, इसको समझने के लिए दो चीज़ हमको समझना है कि गतिज ऊर्जा उनमें होती है, काइनेटिक एनर्जी, यानी तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है। आप सोचिए, पहले स्लो था तब तो तेज हुई। जैसे अगर कोई चीज़ हमारे आसपास है और उसको बिना गर्म किए रखे हैं, तब उसमें जो उनके कण की गति है वो स्लो हो रही है। लेकिन जब गर्म करते हैं तो वाइब्रेशन बहुत बढ़ जाता है, अर्थात उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। दूसरा है कि विसरण यानी डिफ्यूज़न। तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का एक दूसरे में स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। विसरण का बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, अगर आप इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती जलाते हैं रूम के एक कोने में, तो पूरे रूम में वो फैल जाता है। तो इसे ही विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। मतलब कण उसका जो है एक दूसरे में, जैसे आपकी अगरबत्ती का जो धुआं निकल रहा है वो वायु के कोने कोने तक जाके मिक्स हो जाएगा। घर में ऑल आउट जलाने पे भी या गैस का भी विसरण होता है तो तेज़ी से हो जाता है। तो विसरण यही होता है।
नाउ है इसके बाद है कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। कण एक दूसरे को आकर्षित करते कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल होता है, इसीलिए तो वो कठोर होते हैं या लूज होते हैं। तो कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। तो पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल होता है जो उन्हें ठोस रूप से बांध के रखते हैं, एक दूसरे को पैक रखते हैं, उन्हें ठोस किए हुए रहते हैं। तो पदार्थों के बीच एक आकर्षण बल होता है, ये टॉपिक हो गया। और यह बल प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। कोई ढीला बंधा हुआ पदार्थ है तो उसमें वो आकर्षण बल कम होगा, जैसे लिक्विड में कम होता है, ठोस में ज़्यादा होता है, गैस में बहुत कम होता है। गैस में इतना कम होता है कि पदार्थ के कण जो है एक दूसरे से बंधे रह ही नहीं पाते हैं, इसलिए दूर दूर फैल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। कोई भी पदार्थ मुख्य रूप से 3 अवस्था में पाया जाता है। इस चार्ट को देखने से पहले हम जरा सा बताने की कोशिश करते हैं कि ठोस, द्रव और गैस में अरेंजमेंट कैसा होता है एलिमेंट का। मतलब उसके अंदर के जो कण होते हैं वो कैसे होंगे। इस ग्राफ से, इस डायग्राम से हम लोग देखेंगे तो ठोस में जो कण होते हैं ना बहुत सटे सटे होते हैं, बहुत सटे सटे, ऐसा कुछ पैक करके होता है, बहुत ज़्यादा सटा सटा रहेगा। तो ठोस में कण जो होंगे इतने सटे सटे होंगे। ये है ठोस का कण। ठोस में जो कण के बीच का स्पेस होता है इतना वो पैक रहता है कि ये कड़ा होता है, बहुत ठोस होता है। अब जो है द्रव में कण इतने दूर दूर होते हैं, इसीलिए तो ये लिक्विड जैसा होता है और अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा इसके बीच नहीं होगा। गैस में तो बहुत दूर दूर रहते हैं, बहुत दूर दूर कण रहते हैं, इसमें ज़रा सा भी इनका अट्रैक्शन फोर्स अंदर का काम नहीं करता है। अगर इनको, इसके डब्बा को खोल दिया जाए तो गैस पूरा का पूरा बाहर फैल जाएगा। विसरण विधि अभी जस्ट बता रहे थे। तो ठोस में आप देख लिए, फिर द्रव में, फिर गैस में। अब इस चार्ट पे आते हैं कि ठोस, द्रव और गैस यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस में प्रॉपर्टी है कैसा कैसा होगा। सबसे पहला प्रॉपर्टी आकार। तो ठोस का आकार कैसा होगा वो निश्चित होगा। द्रव का आकार कैसा होगा तो अनिश्चित होगा, जैसे बर्तन में डालेंगे उसी प्रकार, उसी बर्तन के जैसा आकार का हो जाएगा। और गैस का क्या होगा तो अनिश्चित होगा। गैस का आकार अनिश्चित होता है, जहाँ भी आप उसको लीक कराते हैं या जहाँ भी वो गैस निकलता है पूरा का पूरा फैल जाएगा उस पूरे आयतन में। अब दूसरा क्या है आयतन, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा ठोस का, ठोस में दोनों निश्चित होता है। यहाँ पे द्रव में क्या था कि वॉल्यूम निश्चित होगा और पहला जो पढ़े थे वो आकार, तो आकार अनिश्चित होगा, मतलब ये निश्चित नहीं होगा। अनिश्चित होगा मतलब निश्चित नहीं होगा। अब आयतन जो है गैस में वो अनिश्चित ही होता है, यहाँ पे दोनों अनिश्चित होता है। आप याद रख सकते हैं कि ठोस में आयतन और आकार दोनों निश्चित है, द्रव में एक निश्चित है यानी आयतन निश्चित है और आकार निश्चित नहीं है, और गैस में जो है दोनों अनिश्चित है। अब आते हैं संपीड्यता पे, कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो इसमें नेग्लिजिबल, संपीड्यता होता क्या है, मतलब दबाना, स्पंज की तरह दबा सकते हैं कि नहीं। तो ठोस जैसे कि कोई ईंटा है तो उसको तो दबा नहीं सकते हैं, जिस शेप में है उसी शेप में उसको उठाना पड़ेगा या जो भी वर्क है वो करना पड़ेगा। तो वो कॉम्प्रेसिबल नहीं होता, उसको दबाया नहीं जा सकता है। द्रव को थोड़ा बहुत आप दबा सकते हैं, लेकिन गैस को तो बहुत ज़्यादा संपीड्य कर सकते हैं, उसको संपीड्यता बहुत ज़्यादा होती है, तब तो उनको बॉटलों में या सिलेंडरों में भर दिया जाता है। तो इनमें होती है, इनमें थोड़ी थोड़ी होती है, इनमें ना के बराबर होती है। अब आते हैं बहाव पे, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब जैसे फ्लो करता है कि नहीं। तो अगर ठोस कोई चीज़ रखा हुआ है तो वो बहेगा नहीं, और अगर द्रव है तो वो तरल है, चूँकि बह सकता है, तरल तो बहते हैं इसीलिए बहेगा, स्लो या फास्ट लेकिन बहेगा ज़रूर। और हमारा गैस जो है वो स्पीडली बहते हैं, मतलब बहुत अच्छे से बहते हैं। गैस जो है तरल यानी द्रव से ज़्यादा अच्छे से बहते हैं। नौ, अब आते हैं घनत्व पे। घनत्व क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब अभी जस्ट जो फिगर बनाए थे उसमें देखे थे कि कितना डॉट, उसमें जो पार्टिकल्स था उसके अंदर के जो कण थे कितने डेंसली भरे हुए थे। तो इसमें सबसे ज़्यादा हम भरे थे तो ये सबसे ज़्यादा होगा। इसमें मध्यम था, थोड़ा ही भरा हुआ रहता है, मतलब लिक्विड वो पिघला हुआ जैसा रहता है, दूर दूर रहते हैं कण, डेंसिटी कम होगा। और इसमें निम्न, इसका सबसे कम होता है लेकिन न्यूनतम होता है डेंसिटी। अब है कणों के बीच बल। तो कणों के बीच जो बल होगा ये अधिकतम होगा, कण परस्पर कसकर बंधे होंगे। दूसरे में कणों के बीच बल में क्या होगा कि सबसे ज़्यादा होगा ठोस में। ठोस कण जो है कसकर बंधे होते हैं, इससे कम होता है मध्यम। द्रव में, द्रव के कण जो होते हैं उनके अंदर का फोर्स कम थोड़ा होता है तो वो मध्यम रूप से बंधे होते हैं।
और ये वाला गैस के पार्ट में जो है, गैस अगर कोई भी है हमारे पास तो उसके कण के बीच जो बल है वो न्यूनतम होता है, यानी कण दूर दूर होते हैं। ये था पूरा चार्ट। प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन संघनन, ये जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ये दोनों भी पदार्थ की, ये तो चौथी अवस्था है और ये पांचवी अवस्था है। देख लेते हैं इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है। तो प्लाज्मा जो है वो पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है, अत्यधिक ऊर्जावान होती है, मतलब एनर्जेटिक बहुत होगा, आयनीकृत गैस होती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में इसको भरा जा सकता है। नियॉन बल्ब में या फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो होता है वो यही होती है। ना उसके बाद है पांचवा स्टेट जो है बोस आइंस्टाइन संघनन, यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी बीईसी बोलते हैं। पदार्थ की पांचवी अवस्था है। इसे अत्यंत कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करके प्राप्त किया जा सकता है, मतलब घनत्व भी कम रहना चाहिए गैस का और बहुत कम तापमान पर ठंडा करके इसको प्राप्त किया जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का क्या है। तो अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट, पदार्थ की अवस्था को तापमान या दाब, तापमान और दाब में परिवर्तन अगर करते हैं तो वो बदल जाती है। पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हम तापमान यानी टेम्परेचर और प्रेशर उसका जो चेंज करेंगे तो बदला जा सकता है। तापमान परिवर्तन पर देख लेते हैं क्या क्या प्रभाव होगा, क्या क्या बनेगा। तो इसमें तीन चीज़, इसमें जो पॉइंट पढ़ना है वो देखिए। सबसे पहला है गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। तो तापमान वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, एक ऐसा तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसको गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। दूसरा पार्ट है क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलकर गैस बन जाता है। तो गलनांक समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि जब हमारे पास जो जल होता है, जो बर्फ़ से जल में जो पिघलता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो वाटर है वो हो जाता है गलनांक, यानी वाटर का गलनांक जो है, पानी का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। क्वथनांक जो है पानी का 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस करेंगे ना, पानी को टेम्परेचर देंगे तो वो द्रव से उबलकर गैस में परिवर्तित हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा दो प्रकार का होगा, एक संलयन की गुप्त ऊष्मा होगी और एक वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होगी। यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पहला है, दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी एक होगा फ्यूजन वाला, एक होगा वेपराइजेशन वाला। तो देखते हैं संलयन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो वायुमंडल दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है उसी को संलयन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी सिंपल प्रेशर जो नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पे 1 केजी कोई भी चीज़ का ठोस है उसके गलनांक पर द्रव में जो बदलेंगे उसके लिए जो ऊष्मीय ऊर्जा लगेगी, ऊष्मीय ऊर्जा जितनी लगेगी ना, उसी को संलयन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब है नेक्स्ट वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसमें भी सेम है कि वायुमंडलीय दाब पर अगर हम सामान्य वायुमंडलीय दाब पे देखें तो 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा लगेगी उसी को हम लोग वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा को समझने के लिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। अगर आपके पास एक बीकर है, उसमें आप क्या किए हैं, 1 केजी ठोस यानी सॉलिड, यानी आप बोल सकते हैं कि आइस यानी बर्फ़ ले लिए हैं। बर्फ़ आपके पास 1 केजी है, मान लीजिए ये रखा हुआ है। अब इसको नीचे से टेम्परेचर दे रहे हैं, यानी बर्नर से हम लोग गर्म कर रहे हैं, आग जला के गर्म कर रहे हैं। तो बर्फ़ अभी तो है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये जब तक पूरा का पूरा पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा अपने गलन बिंदु पर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होके जब तक ये पूरा पानी नहीं बदल जाएगा तब तक ये 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के टेम्परेचर इसका नहीं बढ़ेगा, मतलब 0 से 0 पे ही रहेगा। और ये अभी जो हम इसको हीट दे रहे हैं और पूरा का पूरा, अभी तो बर्फ़ है, बर्फ़ से ये पूरा का पूरा पानी जब तक नहीं बन जाता है तब तक इसका टेम्परेचर एक ही रहता है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग जो हीट दे रहे हैं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी हीट को जब जो पूरे बर्फ़ को पूरे पानी में कन्वर्ट कराया है इसी को हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब ये एक ऐसी ऊष्मा है जो पदार्थ के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाने के लिए ज़रूरत थी, लेकिन ये छिप गई पदार्थ में, मतलब टेम्परेचर इसका नहीं बढ़ा, इसीलिए इसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। कि बर्फ़ था पहले, अब पानी हो गया, लेकिन टेम्परेचर तो सेम है, तो ये पता नहीं चला कि गर्मी कहाँ गया, ये जो टेम्परेचर हम लोग दे रहे थे वो कहाँ गया, ये छिप जाता है, इसीलिए हम इसको गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं।
तो जितनी एनर्जी की अमाउंट थी, जितना उसमें हम लोग दिए, 1 केजी बर्फ़ यानी 1 केजी बर्फ़ को 1 केजी लिक्विड बनाने के लिए, 1 केजी जो वाटर बनाने के लिए जितना एनर्जी खर्च किए, उसी को हम लोग ये संलयन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। ये जो अमाउंट होगा उसी को हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब आते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। इसमें भी सेम प्रोसेस है, एक डायग्राम बनाते हैं। अगर हमारे पास पानी है और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है, उबाल रहे हैं पानी को, कैसे? तो गर्म करके, बर्नर से या चूल्हा पे चढ़ाए हुए हैं, गर्म करके उसको उबाल रहे हैं। जब तक ये पूरा का पूरा गैस नहीं बन जाता, जब तक कि ये पूरा गैस बनकर उड़ने नहीं लगता, गैस नहीं बन जाता, तब तक इसका 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। मतलब ये जो टेम्परेचर हम नीचे दे रहे हैं उससे ऊपर वाला टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। इसका क्या मीनिंग है कि ये अवस्था को केवल परिवर्तन में खर्च हो रहा है। जो हम एनर्जी इसको दे रहे हैं टेम्परेचर, वो अवस्था परिवर्तन में सारा का सारा खर्च हो गया, इसीलिए इसको छिपा हुआ यानी गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का मतलब यही हुआ कि 1 केजी वाटर, 1 केजी जो हम लोग पानी रखे थे उसको लगातार गर्म करते करते 100 डिग्री सेल्सियस पे सारा का सारा गैस बन गया। तो उस टेम्परेचर पे जो अवस्था परिवर्तन हुआ है, छिप के जो हुआ है, मतलब हमारी एनर्जी जो छिप गई इसमें, वो सारी 1 केजी को बदलने के लिए जो एनर्जी लगी उसी को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, लेटरल हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे इसको। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। तो द्रव अवस्था में बदले बिना कोई भी ठोस सीधे गैस में अगर बदल जाए तो उसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक कपूर है। कपूर आप कभी ऐसे खुले में रख के देखिएगा, अभी आपको दिखेगा 2-4 दिन बाद ऐसे बिना लिक्विड हुए वो गायब हो जाएगा। मतलब एक ही बार गैस यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है, यानी ठोस से सीधे गैस बन जाता है। जनरली हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, सॉलिड से पहले लिक्विड बनती हैं, फिर लिक्विड से गैस बनती हैं, लेकिन ऊर्ध्वपातन में सॉलिड से डायरेक्ट में गैस बन जाता है। कपूर एग्जाम्पल है, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड, ये सारे हमारे उदाहरण हो गए ऊर्ध्वपातन के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। जो मैटर था वो पदार्थ में दाब परिवर्तन करेंगे तो क्या क्या होगा। अब इससे पहले हम लोग पढ़े थे टेम्परेचर परिवर्तन करेंगे तो क्या क्या होगा। टेम्परेचर में हम लोग क्या पढ़े थे कि सॉलिड है, लिक्विड और गैस, यानी पहले ठोस होता था, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस बनेगा, इस तरह से होता था। इसका जस्ट उल्टा होता है हमारे दाब परिवर्तन वाले पे। तो दाब जब भी बढ़ाते हैं तो पदार्थ के कण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि दाब बढ़ाने से होगा क्या, पदार्थ के कण एक दूसरे के करीब आ जाते थे, लेकिन इसका उल्टा होता था टेम्परेचर में। टेम्परेचर बढ़ाते थे तो पदार्थ के कण एक दूसरे से दूर हो जाते थे। तो दाब बढ़ाने पर अगर कण एक दूसरे के करीब आते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि गैस है और गैस से दाब बढ़ाएंगे तो फिर वो क्या होगा, लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड बनने के बाद वो फिर दाब बढ़ाएंगे तो फिर से सॉलिड हो जाएगा। यानी गैस से द्रव और द्रव से सॉलिड अगर दाब बढ़ाते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो बनते जाता है। अब देखते हैं इसमें कि कण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं जिससे गैस को द्रव में बदला जा सकता है। यही जस्ट अभी बता रहे थे कि दाब बढ़ाने पर गैस से हम द्रव में बदल सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल है कि एलपीजी जो सिलेंडर में भरा जाता है उसका नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसीलिए इसको लिक्विफाइड बोलते हैं, क्योंकि दाब इतना ज़्यादा होता है कि चूँकि वो पहले गैस था लेकिन उसको फिर से दाब हाई मैंने प्रेशर हाई करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिए हैं। अब क्या है, ठोस CO2, शुष्क बर्फ़ जिसे कहते हैं। ध्यान रखना है कि शुष्क बर्फ़ जो होता है उसको ठोस CO2 को ही कहते हैं। अधिक दाब पर तो इसमें है क्या कि अगर हम CO2 गैस को, CO2 पहले क्या था, गैस है, अब इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर पे अगर हम इसको सिलेंडर में भरना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं ठोस हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। अब क्या है कि जब दाब घटाकर उसको एक एटमॉस्फेयर करेंगे और बाहर निकालेंगे तो द्रव नहीं बन के वो डायरेक्ट गैस में ही बन जाता है। आप देखे होंगे, इसका एग्जांपल हम पहले भी दे चुके हैं कि रेड कलर का सिलेंडर जो होता है मॉल्स में या घरों में या बड़े बड़े अपार्टमेंट में, उसमें CO2 गैस भरी होती है, वो फायर एक्सटिंग्विशर वाला। तो उसमें होता क्या है कि गैस CO2 गैस को हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर हाई करके भर देते हैं। तो अंदर तो सॉलिड बन के वो भरा गया, लेकिन जब उसको स्प्रे करेंगे तो डायरेक्ट लिक्विड ना निकल के डायरेक्ट वो गैस ही निकलने लगेगा और हमारे आग बुझाने में मदद कर देता है। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, वो है हमारा वाष्पीकरण। लास्ट टॉपिक है वाष्पीकरण या इवेपोरेशन।
इसकी परिभाषा क्या होगी? वाष्पीकरण सिंपल है, इवेपोरेशन, कि अपने आप अगर कहीं भी किसी भी सतह से वाष्प पानी जो है वाष्प में बदल रही है, इस परिवर्तन को ही वाष्पीकरण कहते हैं। तो एक सतही प्रक्रिया है, एक सरफेस की एक प्रोसेस है जिसमें द्रव जो है क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगता है। जनरली हम लोग सोचते हैं कि पानी को गर्म करेंगे तब वाष्प बनेगा, ऐसा नहीं है। अगर ओपन सरफेस में भी आप पानी को छोड़ देते हैं, जैसे हमारा कपड़ा कैसे सूखता है, धूप में जो हम लोग कपड़ा सुखाते हैं, क्या उसको गर्म करना पड़ता है? या घर में भी, रूम में भी हम लोग तो सुखा लेते हैं, हवा चलते रहता है और वो सूखते रहता है। द्रव का एक गुण है कि क्या होता है कि अगर ओपन सरफेस में उसको छोड़ दिया जाए तो क्या होता है कि क्वथनांक के नीचे, मतलब कोई भी टेम्परेचर पे, ऐसे इसको तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही इसको भाप में परिवर्तित होना चाहिए, लेकिन क्या होता है किसी भी टेम्परेचर पे अगर आप इसको ओपन में सरफेस पे छोड़िएगा तो फिर क्या होगा कि ये धीरे 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 वाष्प में बदलने लगता है। तो सतही प्रक्रिया है और द्रव का वाष्प में परिवर्तन जो होता है इसी को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। ये खुद मतलब ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसमें हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ता है, बस कपड़ा फैला देते हैं, खुद ब खुद सूख जाता है। अब इसका कारण क्या है? तो सतह पर मौजूद जो कण होते हैं इतनी गतिज ऊर्जा उनको मिल जाती है कि आकर्षण बल को तोड़कर वाष्प में बदल जाते हैं। यानी आप देखे होंगे कपड़ा घर में कोई फैलाता है या तो उसको कहा जाता है कि बहुत अच्छे से उसको आयतन सरफेस बढ़ा के उसको फैलाए, ताकि क्या होती है कि जितने सारे सतह जितना ज़्यादा उनको मिलता है उतनी तेज गतिज ऊर्जा मिल जाती है और आकर्षण बल को तोड़कर वो वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों में जो कपड़ा वॉश हुआ है वो जल्दी से सूख जाए तो क्या क्या करना चाहिए, ये इंटरेस्टिंग भी है। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो पहला कारक है सतह का क्षेत्रफल। अगर आपको कपड़ा जल्दी सुखाना है तो सरफेस एरिया उसका बढ़ा दीजिए। क्षेत्रफल जितना ज़्यादा बढ़ेगा वाष्पीकरण की दर उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए कपड़ा सुखाने के लिए हम लोग फैलाते हैं उसको ना, कोई भी चीज़ सुखाने के लिए हम उसको फैला देते हैं तो वो सूख जाता है। तो सरफेस एरिया पे डायरेक्ट इसका रोल होता है। दूसरा है तापमान बढ़ने पर भी वाष्पीकरण की दर तेज होती है, धूप में सुखाने में जल्दी सूख जाता है वो। अब तीसरा है आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। हवा में नमी अगर ज़्यादा रहेगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है, इसीलिए आर्द्रता कम होगी तो हमारा वो जो है सुखाने वाला प्रोसेस, वाष्पीकरण का प्रोसेस जल्दी होगा। अब है वायु की गति। तो वायु की गति अगर बढ़ा देते हैं यानी फ़ैन चला दिए एक्स्ट्रा, तो वो क्या होता है ना, उसकी वाष्पीकरण की दर को बहुत दर बढ़ा देती है। तो जब भी हम लोग वायु की गति बढ़ाते हैं वाष्पीकरण की दर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट जो है वो है वाष्पीकरण से शीतलन। जब भी वाष्पीकरण होता है तो कूलिंग इफेक्ट देता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है घड़ा। जो अर्थन पॉट हम लोग यूज़ करते हैं, घरों में जो यूज़ करते हैं पानी को ठंडा करने के लिए, उसी का ये एग्जांपल है बहुत अच्छा कि वाष्पीकरण से शीतलन कैसे होता है। तो वाष्पीकरण के दौरान होता क्या है? द्रव के कण आसपास के वातावरण से जो है उड़ते समय, मतलब द्रव के कण जो वाष्पित हो रहे हैं वो आसपास के वातावरण से ऊष्मा ऊर्जा जो है ना अवशोषित कर लेते हैं। अब अवशोषित कर लिए और उसके बाद वो क्या हुए तो वाष्पीकरण से उड़ गए तो वातावरण ठंडा हो जाता है। यानी जब भी वो सरफेस वाले जो वाटर होते हैं, पानी द्रव होता है, वो वाष्प में बदलने से पहले ऊष्मा जो है अवशोषित कर लेते हैं और जितने बार वो उड़ेंगे ऊष्मा अवशोषित कर करके उड़ेंगे तो इससे क्या होगा, लेयर वाला जो है अंदर का टेम्परेचर पूरा लेके बाहर आ जाता है। तो इससे क्या होता है, वाष्पीकरण से शीतलन हो जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि पसीना सूखने पर ठंडक हम लोग को महसूस होता है और एसीटोन को भी हाथ पे रखने पर ठंडक लगता है। और हम तो इससे पहले के एग्जाम्पल देते घड़ा वाला, घड़ा में जो पानी ठंडा किया जाता है उसका यही मेन है प्रोसेस है कि वाष्पीकरण से वो शीतलन पैदा करता है और ये बार बार होते रहता है। कुछ ही देर में नहीं होगा, ये घड़ा में पानी भरेंगे और 10 मिनट में वो ठंडा नहीं हो जाएगा। लगभग 4-5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे छोड़ दीजिएगा, तब जाके जब बहुत बार ऐसा प्रोसेस बार बार हुआ है तब वो जाके ऊष्मा ऊर्जा इतना अवशोषित करके बाहर निकाल देता है कि उसके अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, now completed. A lot of thanks for watching, for liking, for subscribing, for sharing my videos. A lot of thanks for all.